हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक डैट इज मलेरिया। जो मलेरिया है एक पैरासाइटिक डिजीज कंडीशन होती है और जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज होती है। मतलब ये जो डिजीज कंडीशन है वो एक पैरासाइट के कारण होती है और जो पैरासाइट होता है वो एक मॉस्किटो होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो हम यदि इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो मलेरिया डिजीज है ये डेराइव किया गया है दो वर्ड से। फर्स्ट वन इज माला एंड एरिया। इसका मतलब होता है बेड एयर। जो बेड एयर होती है इससे इस थ्योरी से इसको डेराइव्ड किया गया है। मतलब कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी एयर है, यदि वो पॉल्यूटेड है, यदि वो बेड एयर है, उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो होता है मलेरिया। और जो मलेरिया होता है एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज कंडीशन होती है। जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज कंडीशन है तो इसमें जो पैरासाइट होता है एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जिसे बोलते हैं हम प्लेज्मोडियम प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होता है ये इसका कॉजेटिव फैक्टर होता है। और इस डिजीज के अंदर जो इसका वेक्टर होता है, जो इस डिजीज को कोज करता है, मतलब इसका सहायक बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं, वो होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। यानी जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है ये जब एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो इसके अंदर जो प्लेज्मोडियम होता है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और ये ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। अब हम बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। फर्स्टली हम बात करेंगे एजेंट ऑफ द मलेरिया। जो एजेंट ऑफ द मलेरिया है इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो प्लेज्मोडियम है इसकी मेनली 4 स्ट्रेन होती है। और यदि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया के अंदर मेनली इसकी 3 स्ट्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो प्लेज्मोडियम फैल्सीफेरम है इसके कारण 25 to 35% मलेरिया के केस देखे गए हैं। और जो प्लेज्मोडियम वाइवेक्स है इसके अंदर 70% या 75% जो केसेज होते हैं वो मलेरिया के कोज होते हैं बाय द प्लेज्मोडियम वाइवेक्स। और जो थर्ड वन है वो है प्लेज्मोडियम ओवेल एंड फोर्थ वन इज प्लेज्मोडियम मलेरिया, जिसके कारण ओनली 1% केस देखे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मलेरिया होता है और जो प्लेज्मोडियम होता है इसमें जो प्लेज्मोडियम मलेरिया होता है इससे ओनली 1% इन्फेक्शन होता है। बाकी जो इन्फेक्शन होता है वो वाइवेक्स के कारण 70% इन्फेक्शन होता है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि जो मलेरिया है तो मलेरिया से ओनली 1% ही होता है। अब बात करते हैं इसके होस्ट के बारे में। तो जो मलेरिया होता है इसका जो होस्ट होता है वो होता है एनी एज। ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। और यदि हम इसकी सेक्स की बात करें तो ये मेल के अंदर ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जो मलेरिया होता है वो फीमेल्स के अंदर बहुत कम होता है, मेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट कि ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके अंदर मलेरिया का स्प्रेड ज़्यादा देखा गया है। तो इसके एनवायरमेंटल फैक्टर में हम बात करें तो सबसे मेन है पुअर सैनिटेशन। यदि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होगी और बैड ह्यूमन हैबिट्स के अंदर इंक्लूड होता है यदि कोई पर्सन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो मॉस्किटो होता है उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, मॉस्किटो जो ब्रीडिंग प्लेस है वो उसके पास में है, और जो रात को बिना मॉस्किटो नेट का यूज किए बाहर सोते हैं तो उनके अंदर जो मॉस्किटो बाइट होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि वो मॉस्किटो यदि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है तो उसके अंदर मलेरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है जो पुअर सैनिटेशन रखते हैं जिसके कारण जो ब्रीडिंग प्लेस है जो मॉस्किटो का वो इंक्रीज होगा, और जो बैड ह्यूमन हैबिट्स हैं इनके कारण भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड होता है और ये इसके लिए फेवरेबल होता है। इसलिए जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इनको बाइट करके आसानी से जो प्लेज्मोडियम प्रोटोजोआ है उनको ट्रांसमिट कर देता है ह्यूमन के अंदर और ये लीड करता है इन्फेक्शन को। तो ये था एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया की। जो मलेरिया डिजीज है इसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर जो मच्छर है या फिर जो भी एजेंट है जो सोर्स है उससे होस्ट के अंदर आने का कौन सा ट्रांसमिशन होता है, उसका कौन सा मेथड होता है। तो जो मलेरिया होता है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है मेनली फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जिसकी बाइट के कारण ये जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, क्योंकि जो मलेरिया का सोर्स है इन्फेक्शन है वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये इसके बाइट करने के कारण ये बाइट करता है हेल्दी ह्यूमन को। जब हेल्दी ह्यूमन को ये बाइट करेगा तो इजीली ये इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन डेट इज बाइट्स बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो जो प्लेज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसको इसमें इंजेक्ट कर देती है और उसके अंदर इन्फेक्शन लीड होता है।
अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मलेरिया। जो मलेरिया है इसका जब हमारे बॉडी के अंदर जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है तो उसको जो टाइम ड्यूरेशन लगता है इसे बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो हमने बात की कि जो एजेंट है इसके 4 एजेंट हैं, तो हम इसके अलग अलग यदि एजेंट की बात करें तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेज्मोडियम वाइवेक्स है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। प्लेज्मोडियम मलेरिया जिससे ओनली 1% केस होते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 13 डेज। और जो प्लेज्मोडियम फैल्सिफेरम है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 डेज। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मलेरिया। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मलेरिया। जो मलेरिया है इसके हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यदि हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मलेरिया के अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर हाई फीवर होता है विद हेडेक। जो पेशेंट है उसको हाई फीवर होगा और उसके साथ में पेशेंट को हेडेक भी होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, जो पर्सन है उसे भूख लगना कम हो जाती है। थर्ड वन इज ऑर्थरेल्जिया, मतलब जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, इसे बोले जॉइंट्स पेन भी बोल सकते हैं। तो जो पेशेंट है उसके अंदर हाई फीवर हो गया, एनोरेक्सिया हो गया और आर्थरेल्जिया हो गया। और भी यदि पेशेंट है उसमें हम यदि इसके जर्नल सिम्टम की बात करें तो रेस्टलेसनेस, वीकनेस ये देखने को मिलती है। और यदि हम मलेरिया की डेवलपमेंट की स्टेज के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है चिल्स विथ राइगर। राइगर एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें चिल्स देखने को मिलता है। मतलब मलेरिया के अंदर हमें पेशेंट के अंदर राइगर देखने को मिलता है। राइगर के अंदर क्या होता है, 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज का मतलब होता है जब पेशेंट होता है यदि उसे कपकपी लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब चिल्स लगना स्टार्ट हो जाती है, उसे ठंडा हो जाता है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम कोल्ड स्टेज। फिर जब पेशेंट होता है, जब हॉट स्टेज होती है तो उसके अंदर पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। अब जब फिर हॉट स्टेज के बाद में स्टेज आती होती है स्वेटिंग स्टेज, इसके अंदर पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो जब एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट के अंदर तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जो वाटर लॉस है वो भी हो जाएगा। यदि वाटर लॉस होगा तो पेशेंट के अंदर कन्वर्जेंस वगैरह की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो ये डिजीज़ के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने बात की है। सबसे पहले पेशेंट को फीवर होगा, फीवर के साथ में हेडेक होगा, इसके साथ में पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, और जो बॉडी है उसमें जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, और राइगर के साथ में चिल्स आएगा। और राइगर की 3 स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। ये तीनों स्टेज होती है राइगर के अंदर। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मलेरिया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया कि जो मलेरिया की कंडीशन है इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हिस्ट्री कलेक्शन। जब हिस्ट्री कलेक्शन कर लेते हैं तो हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उनमें हम इन साइन एंड सिम्टम को देखते हैं। यदि साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। और इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें हम करते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। और जो मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है, वो भी हम परफॉर्म करते हैं। और जो पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट होता है वो भी हम परफॉर्म करते हैं टू डायग्नोज द मलेरिया। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया। क्लिनिकल फीचर में हमने डिजीज़ के इसके लेस कॉम्प्लिकेटेड से मोर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम की बात की है, और डायग्नोसिस में हमने इसके जो भी मेन डायग्नोसिस उनकी बात की है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कि जो मलेरिया कंडीशन है इसके हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसे मेजर्स जो प्रिवेंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। किसको? मलेरिया को। तो जो प्रिवेंशन है इसके अंदर होता है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम प्रिवेंशन में पढ़ते हैं। यदि हम कोई पेशेंट है जिसके अंदर हमें साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, यदि हम उसे पहले ही डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देंगे तो हम आराम से उसे कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचा सकते हैं। और यदि कोई भी फीवर का केस है तो ये उसके साथ में यदि हम उसे मलेरिया का सस्पेक्ट केस मान के उसकी जो मलेरिया की टेस्टिंग करवा के उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसे क्लोरोक्विन जो ट्रीटमेंट होता है मलेरिया का, यदि वो ये टैबलेट प्रोवाइड करा दे फीवर के अंदर तो भी हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और होम विजिट, कम्युनिटी डोर टू डोर सर्वे के थ्रू भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सभी इंक्लूड होते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ द मलेरिया।
सेकंड वन इज मॉस्किटो मेजर्स। मॉस्किटो मेजर्स का मतलब है क्योंकि ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन है और ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है। मॉस्किटो बॉर्न का इन्फेक्शन का मतलब है कि ये डिजीज मॉस्किटो बाइट के कारण होती है। तो क्यों ना हम मॉस्किटो की बाइट से पहले ही जो मॉस्किटो है उससे मॉस्किटो की लार्वल एक्टिविटी जो स्टेज होती है वहीं पर इसे प्रिवेंट कर दें, जो मॉस्किटो है उन्हें इरेडिकेट कर दें, तो हम इजीली इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो मॉस्किटो मेजर्स होते हैं इसमें हम यूज़ में लेते हैं एंटी लार्वल एक्टिविटीज़, जो भी डीपीटी वगैरह है उनका हम छिड़काव वगैरह करके प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी पानी वगैरह एक्यूमुलेट हो रखा है यदि हम उसे क्लीन कर दें, और जो मॉस्किटो नेट होता है यदि हम उसका प्रॉपर यूज़ करें, फुल स्लीव जो कपड़े होते हैं यदि वो पहने, तो इन सभी मेजर्स का यूज़ करके हम जो मॉस्किटो की बाइट से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब हमें मॉस्किटो बाइट ही नहीं होगी तो जो प्लेज्मोडियम है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसका वेक्टर होती है, इसका करियर होती है। तो यदि जो कैरियर है उसे ही हम नष्ट कर देंगे तो ये 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो बाइट ही नहीं कर पाएगी। तो जो मॉस्किटो मेजर्स हैं इनके अंदर हम जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ है और जो मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट है यदि हम उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दें, उन्हें ख़त्म कर दें, तो भी इजीली हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो मलेरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं या टैबलेट्स हैं जो यूज़ में ली जाती है। फर्स्ट वन इज क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन होती है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। और सेकंड वन इज प्रीमाक्विन। ये जो मेनली ड्रग्स है ये यूज़ में ली जाती है। फर्स्ट वन इज क्लोरोक्विन, सेकंड वन इज प्रीमाक्विन। तो ये था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, जिसमें हमने बात की प्रिवेंशन में अर्ली डिटेक्शन एंड मॉस्किटो मेजर्स कंट्रोल या मॉस्किटो को कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में। ट्रीटमेंट में हमने बात की क्लोरोक्विन एंड प्रीमाक्विन। बात की इसके अंदर जो पेशेंट है उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो मलेरिया। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक मलेरिया कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।